नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। आज भारत ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री और वैश्वीकरण और उदारीकरण के जनक भारत के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को खो दिया है। वो भारत के चौथे सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम रहे। आप ही के चलते भारत के अंदर विदेशी कंपनियों का आगमन सुगम हुआ और जो आज भारत के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर के इतना हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके वित्त मंत्री रहते हुए उठाए गए कदम ही थे। आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि आपने भारत में 10 साल तक का कार्यकाल, यानी कि 2 बार का जो अपना कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में था, उसे इस कदर निभाया कि उनके भी रिफॉर्म्स और उस दौर के कालखंड को तो आज याद किया ही जा रहा है, क्योंकि आपने कल रात को गहरी अंतिम सांस ली। मेरे प्यारे साथियों, आज का सेशन निश्चित ही जिसके चले गए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का तो है ही, साथ में उनके द्वारा इस देश को किए गए या इस देश के साथ इस देश को दी गई जो भी अपने कार्यकाल के अंदर उपलब्धियां थी, उनको भी याद करने का समय है। तो उसी क्रम में आज मनमोहन सिंह जी की जो जीवनी है उसको याद करते हुए आज के सेशन को लेकर हम आगे चल रहे हैं। आपका जन्म 26 सितंबर को हुआ और दिसंबर 26 2024 को आपने आखिरी सांस ली। दुनिया में, मतलब भारत में, अगर लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम की बात की जाती है तो चूंकि पीएम मोदी का कार्यकाल अभी चल ही रहा है, तो उस क्रोनोलॉजी में आप चौथे नंबर पर आते हैं। यानी कि भारत में आपने 10 साल 4 दिन तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। आज की सुर्खियां इस बात की गवाह हैं कि आपने निश्चित ही सुर्खियों में जीवन जीते भी और जीने के बाद भी जगह बनाई है। साथियों, एम्स में रात 9:51 पर आपने अंतिम सांस ली, आपका निधन हुआ और इस समय पर बताया गया कि उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें थी। तस्वीरें बाहर आई उनको एम्बुलेंस के ले जाते हुए, और इसके साथ साथ ही ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप 92 साल के थे और आप 2014 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। 14वें प्रधानमंत्री के रूप में आपने अपना कार्यकाल निभाया और उस कार्यकाल की पूर्ति के साथ साथ आप एक अच्छे सांसद के रूप में लंबे समय तक 24 तक भी काम करते रहे। हमने इस बारे में आपको तत्कालीन रूप से तभी ट्वीट करके जानकारी दे दी थी। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, विपक्ष के नेता अमित शाह, डॉक्टर जयशंकर, तमाम प्रकार की नेताओं के द्वारा इन पर प्रतिक्रियाएं आई। भारत की टीम जो इस समय ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है वो भी आज काले पट्टे के साथ है और साथ ही साथ आज भारत में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया, जिसके साथ भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय शोक के चलते। ऐसे में आज के सेशन में हम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में जानेंगे। आपका जन्म 1932 में अविभाजित भारत में हुआ। आप पाकिस्तान के कब्जे वाले पंजाब से थे, वहां से आप अपने परिवार समेत भारत आ गए थे। प्रारंभिक शिक्षा आपकी पंजाब विश्वविद्यालय में हुई, वहां से इन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की और उसके बाद आप कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी करने चले गए। इसके बाद आपने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल की उपाधि प्राप्त की। साथ ही साथ आपका इसी क्रोनोलॉजी में करियर शुरू हुआ और आप अर्थशास्त्र के शिक्षक के रूप में ख्याति प्राप्त करना शुरू किए। शुरुआत में पंजाब विश्वविद्यालय और बाद में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक के रूप में आपने कार्य किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास यानी कि अंकटाड के सचिवालय में भी सलाहकार के रूप में कार्य किया। 87 से लेकर 90 तक वे जिनेवा में साउथ कमीशन के सचिव के पद पर रहे। आपकी उपलब्धियों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन इस फहरिस्त में जिसे देश सबसे ज्यादा याद करता है वो 1991 का कार्यकाल है। उससे पहले भी आपने अपने स्तर पर सेक्रेटरी टू फाइनेंस मिनिस्ट्री काम किया था, डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम किया था, हेड ऑफ प्लानिंग कमीशन काम किया था, साथ में ही इकोनॉमिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया काम किया था। 1991 में जब आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, उससे पहले उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। कहते हैं कि उस समय वो विदेश यात्रा से लौटे थे, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की प्लानिंग चल रही है, वित्त मंत्री बनाने की प्लानिंग चल रही है। उन्हें एक टेलीफोन आया और उसके बाद यह निर्णय हुआ कि आपको वित्त मंत्री की शपथ लेनी है। 1991 का काल भारत के लिए आर्थिक मंदियों से भरा काल था और उस काल के लिए ही इन्हें आज सबसे ज्यादा याद किया जा रहा है। वर्ष 1991 में इनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में कहा जाता है
कि देश उस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जिस समय फाइनेंसेस बहुत बुरी तरह पिटे हुए थे। इकोनॉमिक क्राइसिस का समय था। पेट्रोल डीजल की प्राइसेस 20% तक इंक्रीज हो चुकी थी। इकोनॉमिक क्राइसिस डीपन हो चुके थे। भारत के अंदर इतना ही पैसा था कि बस वो कुछ हफ्ते का पेट्रोलियम क्रूड मंगा सकता था, क्योंकि गल्फ वॉर शुरू हो गया था। गल्फ वॉर के चलते जो भारतीय श्रमिक बाहर काम कर रहे थे वो भारत के लिए पैसा नहीं भेज पा रहे थे। साथ ही साथ में तेल हमें महंगे दामों पर मिल रहा था। अमेरिका, सऊदी, गल्फ, इराक, यमन, इराक सब युद्ध के अंदर कहीं ना कहीं से शामिल थे। स्थितियां इतनी विकट हो चुकी थी कि हमारा साथी जो यूएसएसआर था वो खुद भी 15 देशों में टूट गया था। ऐसी स्थितियों में भारत के लिए इन परिस्थितियों से निपटना डू एंड डाई सिचुएशन जैसा था। और 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था कि वित्त मंत्री किसे बनाया जाए। तो ऐसे में उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में जिनका नाम सजेस्ट किया उनके स्थान पर, क्योंकि वो तैयार नहीं हुए, एक व्यक्ति जिनका बहुत ज़्यादा जिक्र है न्यूज़ कटिंग्स में, उनका नाम था कि उन्हें पीसी अलेक्जेंडर से जब पूछा गया कि किसे बनाया जाए तो कहा गया कि आईजी पटेल साहब जो हैं उन्हें वित्त मंत्री बनाया जाए। लेकिन आईजी पटेल के स्थान पर मनमोहन सिंह जी बनाने की तैयारी की गई, क्योंकि आईजी पटेल साहब अपनी माता जी के स्वास्थ्य के चलते तैयार नहीं हो पाए। परिणाम ये निकला कि आपको वित्त मंत्री बनाया गया और कहा गया कि जैसे ही देश पहला बजट पेश करे तो कुछ ऐसा पेश करे जिसके चलते भारत तत्काल प्रभाव से आर्थिक मंदी से उबर जाए, क्योंकि लगातार पैसा डेप्रिशिएट होता जा रहा था। भारत के बजट में 7,719 करोड़ रुपए का डेफिसिट बजट पेश किया गया था। गोल्ड को गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। ऐसे में इनका वित्त मंत्री बनाना बड़ी सारी उम्मीदों के साथ भरा हुआ था। आपने जैसे ही वित्त मंत्री बने तत्काल प्रभाव से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर काम किया और अपनी तरफ से बजट पेश करते हुए तमाम प्रकार के बंधन काट दिए। उन बंधनों में आपने अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। सबसे पहले सीमेंट से लेकर बाइक तक हर क्षेत्र के अंदर जो भी ओपननेस थी वो ला दी गई। हालात ये कर दिए गए कि जो कस्टम ड्यूटी थी उसको घटाकर 150% कर दिया, 220 की जगह। बैंकों को सरकारी नियंत्रण से थोड़ा ढीला छोड़ा गया। प्राइवेट बैंक्स को खोलने का स्थान दिया गया। लाइसेंस राज को खत्म किया गया। केंद्र सरकार ने कहा कि जिनको भी काम करना है वो काम करे। भारत के इस खुलेपन का दुनिया ने स्वागत किया और जब खुलेपन का दुनिया ने स्वागत किया तो भारत में बहुत अच्छे तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ। और उस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ही आज के समय पर सबसे ज्यादा याद किया जा रहा है, क्योंकि देश की तरक्की में जहां 1991 में $1 बिलियन का फॉरेक्स था, आज हमारे देश में $650 बिलियन का फॉरेक्स है। उन्हीं के प्रयासों से आज देश में आईटी, टेलीकॉम, सिविल एविएशन ने जबरदस्त ग्रोथ अर्जित की है। जहां 1991 के आंकड़े $1 अरब के हैं, वहां 2024 में $652 ट्रिलियन का बिलियन का भारत के पास फॉरेक्स है, विदेशी मुद्रा भंडार है। भारत की 30 वर्षों की जीडीपी अगर देखी जाए तो उसकी ग्रोथ भी लाजवाब रही है। मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में 2004 से लेकर 14 के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया और इनका प्रधानमंत्री बनना भी किसी कहानी से कम नहीं है। कहते हैं कि सोनिया गांधी जी जब 2004 के लोकसभा इलेक्शन हुए तो एक लीडर के रूप में निकलकर आई, उन्हें प्रधानमंत्री बनना लगभग तय था। लेकिन इसी बीच में राहुल गांधी जी ने अपनी माताजी को यह कहते हुए रोका कि आज से पहले गांधी परिवार से जो पीएम बने हैं उनको लोगों ने मार दिया है। इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी दोनों का असैसिनेशन हुआ था। मैं अपनी मां को नहीं खोना चाहता, इसलिए सोनिया गांधी जी को पीएम बनने से रोका गया। ये कहते हुए सोनिया गांधी जी ने पद पर ना बैठने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा कि मैं पद पर नहीं बैठूंगी। तो लोगों ने तुलना महात्मा गांधी जी से करते हुए कहा कि महात्मा गांधी जी भी इस तरह से सरकार में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उनके पास नेहरू थे। तो इस पर सोनिया गांधी जी ने अपनी तरफ से मनमोहन सिंह जी का नाम आगे बढ़ाया और कहा कि मेरे पास मनमोहन सिंह जी हैं, इन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं, सक्सेसफुली अपने 5 साल कार्यकाल के पूरे करते हैं। दोबारा पार्टी चुनाव में उतरती है, लेकिन इस बार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि यदि पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी तो ही मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और हुआ भी यही। दूसरी बार चुनाव हुए और आप फिर से प्रधानमंत्री बन करके आए, यानी देश ने उनकी नीतियों को पसंद किया। लेकिन इनका जो सेकंड कार्यकाल था वो काफी अच्छा नहीं रहा। कहते हैं कि आपके सेकंड कार्यकाल में बहुत सारे घोटाले उजागर होने लगे। सरकारों के द्वारा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, सीएजी की रिपोर्ट में घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग, अगस्ता वेस्टलैंड, तमाम प्रकार के घोटाले उजागर हुए। इसलिए जब सेकंड कार्यकाल फिनिश होने वाला था तब आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हो सकता है आने वाले समय में मीडिया या इतिहासकार मेरे प्रति उदार रहें। यह अपने आप में एक बड़ी बात है।
8 अगस्त 2023 को आप संसद में आखिरी बार देखे गए। आप वोट करने के लिए उपस्थित हुए, जिसके लिए इन्हें आज भी याद किया जाता है। आप लंबे समय तक राज्यसभा के सांसद बने रहे। आप यहां पर जिस तरह से अपनी बातें बोले वो आज भी लोगों के लिए मोटिवेशन है। आपके एक बॉडीगार्ड हुआ करते थे और उन बॉडीगार्ड ने इस बात को कुछ इस तरह से रखा था कि जब मैं उनके साथ गार्ड था उस समय वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के इतने सजग थे कि वो केवल इसलिए सुरक्षा ज्वाइन किए थे क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी सुरक्षा ज्वाइन करना मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं इस सुरक्षा को केवल बाहरी साधन मानता हूं। वो अपनी मारुति से ही खुश रहा करते थे, वो इस क्रम में शामिल हुए थे। ठीक है, असीम अरुण का ये बयान इस समय काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और असीम अरुण के बयान के बाद से पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं इस समय सब तरफ हैं। दुनिया भर से आपको लेकर कंडोलेंसेज आ रही हैं, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से, तमाम प्रकार से मनमोहन सिंह जी को याद करते हुए कंडोलेंसेज के मैसेज आ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, भारत उन्हें एक सक्सेसफुल प्रधानमंत्री के रूप में आगे याद रखेगा। आने वाले समय में उनके आर्थिक उदारीकरण को याद करते हुए देश निश्चित ही तरक्की करेगा। इसी के साथ आज के सेशन में इतना ही। विनम्र श्रद्धांजलि, डॉक्टर मनमोहन सिंह। धन्यवाद।